हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का ये टॉपिक मैंने लिया है, जिससे अक्सर करके आप देखेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं संख्या में और अक्सर करके पूछा ही जाता है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डे वाइज सीरीज़ दोपहर 1 बजे रेगुलर आती है और इसके साथ साथ आप देखेंगे रात को 9 बजे आर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ कराए जाते हैं। तो ये हो गया आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ओजोन परत की या ओजोन लेयर की, ये किस लेयर में पाई जाती है, तो इससे पहले समझेंगे हम वायुमंडल को। ठीक है, एटमॉस्फेयर को समझेंगे। इसमें देखेंगे एटमॉस्फेरिक कुछ लेयर हैं, कुछ वायुमंडलीय परत हैं जो हमारे वातावरण में हैं। इससे ऊपर बढ़ने पे कुछ लेयर पाई जाती हैं। मान लीजिए ये है अर्थ, और अर्थ के ऊपर बढ़ने पे आप देखेंगे डिफरेंट आपको लेयर्स मिलेंगी, परत मिलेंगी। इसमें जो सबसे पहली परत है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं या फिर क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो मौसम से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होंगी वो किस में होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। आंधी, तूफान, बारिश, बादल बनना सब कुछ कहाँ पर होगा, ट्रोपोस्फियर में होगा, क्षोभ मंडल में होगा। ये 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक की इसकी आप देखेंगे जो भी लंबाई है वहाँ तक है। अब देखेंगे दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर 12 किलोमीटर तक हमने पढ़ा, 12 से लेकर के 50 किलोमीटर दूरी तक जाएंगे, यहाँ पर समताप मंडल है। लेकिन जैसे ही ट्रोपोस्फियर खत्म होगी और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगी, उसी के बीच में जो जोन है वहाँ पर क्या पाई जाएगी, ओजोन लेयर होती है। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस परत में ओजोन लेयर है, तो वो है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरी लेयर है मीजोस्फियर, उसके बाहर थर्मोस्फियर है और सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर है। और एक्सोस्फियर में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आप हाइड्रोजन याद रखिए। तो ये हो गई आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर की बात। अब हम लोग समझेंगे ओजोन लेयर को। तो तत्वीय ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होता है, जो कि हमने देखा है सामान्यतः। लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में देखेंगे तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, O3 होता है और इसे ओजोन कहते हैं। इस O3 को ही हम क्या कह रहे हैं, ओजोन कह रहे हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता या सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक विकिरण है, इनको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से या पहुंचने से रोकता है, जो कि हम लोगों के लिए या फिर जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो आपको बेसिक सी चीज़ समझनी है कि ऑक्सीजन, आपको हमेशा पता है O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, नॉर्मली ये हमें मिलता है। लेकिन ओजोन एक विषैला है। विषैला होने के कारण ये हमारे लिए तो हानिकारक है, लेकिन जब ये वातावरण में ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये हमारे लिए लाभदायक कार्य करता है। कैसे कि जो सूर्य की विकिरण है जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको आप समझिए जैसे छन्नी की तरह ये रोकने का कार्य करता है। तो वो विकिरण हमारे पास नहीं आ पाती और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से इजीली समझ रहे होंगे, पर मैं कोशिश ऐसे कर रही हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो हर किसी को समझ में आ जाए। पर ओजोन परत में आप देखेंगे अब अवक्षय हो रहा है या फिर इसका ह्रास हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक, अब इस यौगिक में सबसे मुख्य है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना है। ये वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं और CFC जो क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ठीक है, ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित भी नहीं होते हैं। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो ओजोन के अणुओं के साथ ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, ओजोन की परत में कमी आती है। हाल ही में आपने देखा होगा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। कोविड टाइम में आपने ये भी सुना था कि ओजोन छिद्र भरने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रियाकलाप है वो कुछ कम हो गए थे, तो नुकसान कम पहुंचा रहे थे उस परत को। लेकिन अभी क्या है कि इसका छिद्र बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की जो प्रक्रिया है, इसे रोकने का प्रयास आवश्यक है। अब देखिए, हमने बताया कि आपको कि लाभदायक ओजोन और हानिकारक ओजोन, मतलब ओजोन के दोनों तरह के कार्य हैं।
ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल, जिसको मैंने स्ट्रेटोस्फीयर बताया, इसमें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जहाँ ये एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचा लेती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हैलोजन जैसी ओजोन का क्षय करने वाली गैसें इसी सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती हैं और ओजोन में छेद का कारण बनती हैं। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन को अपनाया था, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ओजोन को कौन कौन सी गैसें हैं जो हानि पहुंचा रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हैलोजन, ये सारे क्या करें? ओजोन को क्षय करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ओजोन को ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीजन में बन जाती है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, परमाणु अलग हो जाते हैं इसके। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो छिद्र होते चले जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन कैसे, एक और अणु मिलेगा ना, O2 था, O3 होते हैं तब ओजोन बनती है। लेकिन जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, ओजोन अपने आप में ब्रेक हो जाएगा, तो वो छिद्र बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो CFC हैं, HCFC हैं, ये इससे क्या करती है, रिएक्ट कर लेती हैं, इस वजह से इस छिद्र का कारण बनती हैं। अब यही ओजोन अगर सतह के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल में आ जाए, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ना, समताप मंडल में, अगर ये क्षोभ मंडल में आ जाए तो क्या हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। अब इसमें जब ओजोन बनता है तब अब इसमें देखेंगे ओजोन तब बनता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर और रिफाइनरी हो गए, रासायनिक संयंत्र हो गए या अन्य कोई स्रोत हो गए जिससे प्रदूषण होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और ओजोन बना लेते हैं। सतह स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हानिकारक भी है कब, जब क्षोभ मंडल में हो, लेकिन जब समताप मंडल में हो तो हमारे लिए लाभदायक होती है ये परत। ठीक है, अब देखेंगे ओजोन का कैसे विघटन हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब ओजोन का विचलन और विघटन अगर देखें तो ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि मैंने बताया सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से भी हमें बचा रहा है। अब ये विकिरण क्या करते हैं, त्वचा कैंसर करती हैं। ठीक है, इसे मेलानोमा बोलते हैं, और अतः ये ओजोन कवच को बचाए रखना महत्वपूर्ण है, कैंसर से बचाव कर सकते हैं। पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन अणु से प्रतिक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित होता है ओजोन। पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन में विखंडित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के परमाणुओं को विखंडित कर देते हैं। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं, ओजोन बनाते हैं। ओजोन ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी होते हैं और आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हैं, इनका उत्सर्जन होने से होता है। इनको फ्रियॉन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय होते हैं, अज्वलनशील होते हैं और विषहीन कार्बनिक अणु हैं। अतः इनका उपयोग किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, बहुत बार पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में CFCs का यूज़ होता है, फ्रियॉन का यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में होता है, तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण और कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। तो ये उपयोग भी याद रखिए CFCs का कहाँ कहाँ होता है। लेकिन भारत ने क्या किया, इनके उपयोग पर लगातार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ओजोन छिद्र के बारे में। 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र के बारे में बताया। उन्होंने यह पाया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं और क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। जबकि सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है, ये अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं और ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं, जिससे बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर के हाइपोक्लोरिक्स बनाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा अगर ओजोन परत का क्षय होगा। अब ये पराबैंगनी विकिरण से देखिए त्वचा का जीर्णन होगा, मोतियाबिंद होगा, सनबर्न हो जाएगा, त्वचा कैंसर होता है, कई पादप प्लवकों की मृत्यु हो जाएगी, मत्स्य उत्पादन को भी क्षति होगी। तो सोचिए कितना नुकसान है अगर ओजोन परत का ह्रास होता है। और ख़ासकर बहुत लोगों में आपने देखा, बोलते हैं टैनिंग हो गई है, सनबर्न हो गया है जब आप धूप में निकलते हो गर्मियों में, तो किसकी वजह से, इन्हीं वजह से होता है। और यह भी देखा गया कि पौधों के प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन होता है। इससे पत्तियों के रंध्र से जल का जो वाष्पीकरण है वो बढ़ जाता है, तो वाटर लॉस भी होगा इनमें, जिससे मिट्टी की नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंगों एवं रेशों को भी क्षति पहुंचाते हैं, इससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं।
अब अगर इस चित्र के माध्यम से मैं ओजोन क्षरण आपको समझाऊं, तो अभी हमने बात की थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, क्लोरीन के साथ मिल करके समताप मंडल में बादल जैसा निर्माण करते हैं, या जिनको बोले क्लोरीन सिंक बनाते हैं। अब CFC बहुत मात्रा में रिलीज हो रहा है, ये क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ओजोन के जो मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक कर देगा। तो ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी गैस के फॉर्म में और ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो ओजोन होगी वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होती रहेगी और धीरे धीरे क्या होगा, ओजोन जो है वो लेयर कम होती जाएगी या फिर उसमें छिद्र होता जाएगा। ओजोन की कमी से क्या होगा, अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जो कि क्या है, हमारे लिए हानिकारक हैं, जीवों के लिए हैं। इसमें देखेंगे मत्स्य उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि कैंसर हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ओजोन क्षरण से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या है ओजोन क्षरण और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ओजोन क्षरण के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प कर दूँ समझाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे और वीडियोस के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।